हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी विद फैमिली में। आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक भारत। इसके पिछले टॉपिक में हमने प्राचीन भारत और मध्यकालीन भारत पढ़ रखा है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो प्लीज़ जाकर मेरे चैनल पर देख लीजिए। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अब स्टार्ट करते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट से। उत्तराधिकार युद्ध में गुरु गोविंद सिंह ने बहादुर शाह का साथ दिया था। वह मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य और उसके संस्थापक। पहला था अवध, जिसके संस्थापक थे शहादत खां। दूसरा था हैदराबाद, जिसके संस्थापक थे चिनक्लिज खां या निजाम उल मुल्क आसफ जहाँ। तीसरा था रुहेलखंड, जिसके संस्थापक थे वीर दाऊद योम अली मोहम्मद खां। चौथा था बंगाल, जिसके संस्थापक थे मुर्शीद कुली खां। पांचवा था कर्नाटक, जिसके सादुल्ला खां थे संस्थापक। छठा भरतपुर था, जिसके संस्थापक चूरामन एवं बदन सिंह थे। नोट: मुगल सम्राट मोहम्मद शाह ने शहादत खां को बुरहान उल मुल्क की उपाधि दी थी। शहादत खां का असली नाम मीर मोहम्मद अमीन था। बहादुर शाह का पूरा नाम मुअज्जम था। बहादुर शाह को शाह ए खबर के उपनाम से पुकारा जाता था। जहांदार शाह अपने शासनकाल में लाल कुमारी नाम की वेश्या को हस्तक्षेप करने का आदेश दे रखा था। मुगल कालीन इतिहास में सैयद बंधु हुसैन अली खां और अब्दुल्ला खां को शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। जहांदार शाह को लंपट मूर्ख भी कहा जाता था। फर्रुख सियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता था। सुंदर युवतियों के प्रति अत्यधिक रुझान के कारण मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता था। एक संगीतकार के रूप में मोहम्मद शाह ने अपने ख्यालों की रचना की। तुरानी सैनिक हैदर बेग ने 9 अक्टूबर 1720 ईस्वी को सैयद बंधु हुसैन अली की हत्या कर दी थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में ही हैदराबाद के चिनक्लिज खां ने निजाम उल मुल्क की उपाधि धारण की और 1725 ईस्वी में स्वतंत्र राज्य की स्थापना की। नोट: हैदराबाद की स्थापना तुरानियों ने एवं अवध की स्थापना ईरानियों ने की थी। ईरान के सम्राट नादिर शाह ने 1739 ईस्वी में दिल्ली पर आक्रमण किया। उस समय दिल्ली का शासक मोहम्मद शाह था। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता था। नादिर शाह लगभग 70 करोड़ रुपए की धनराशि और शाहजहां का बनाया हुआ तख्ते ताउस तथा कोहनूर हीरा लेकर वापस लौट गया था। मतलब लेकर फारस वापस लौट गया था। तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक मोहम्मद शाह था। तख्ते ताउस को मयूर सिंहासन भी कहते हैं। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेजों ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। पानीपत का तृतीय युद्ध 1761 ईस्वी में मराठा एवं अहमद शाह अब्दाली की सेना के बीच हुआ। इस युद्ध में मराठाओं की हार हुई। नोट: अहमद शाह अब्दाली का वास्तविक नाम अहमद खां था। इसने 8 बार भारत पर आक्रमण किया था। गुलाम कादिर खां ने 1806 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय की हत्या करवा दी थी। बहादुर शाह द्वितीय, या जिसे हम बहादुर शाह जफर भी कहते हैं, वो अंतिम मुगल सम्राट था। 1857 ईस्वी की क्रांति में भाग लेने के कारण अंग्रेजों द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बना लिया गया और रंगून भेज दिया। लाल किला स्थित हीरा महल बहादुर शाह जफर ने बनवाया था। मशहूर शायर मिर्जा गालिब बहादुर शाह जफर के ही समय दिल्ली में रहते थे। हयात बख्श बाग लाल किला दिल्ली में स्थित है। अब हम देखते हैं उत्तरकालीन मुगल सम्राट का कार्यकाल। बहादुर शाह प्रथम, जिसका कार्यकाल 1707 से 1712 ईस्वी तक रहा। जहांदार शाह, जिसका कार्यकाल 1712 से 1713 ईस्वी तक रहा था। तीसरे थे फर्रुख सियर, जिसका कार्यकाल 1713 से 1719 ईस्वी तक रहा। मोहम्मद शाह का कार्यकाल 1719 से 1748 ईस्वी तक था। अब अहमद शाह का कार्यकाल 1748 से 1754 ईस्वी तक रहा। आलमगीर द्वितीय का कार्यकाल 1754 से 1759 ईस्वी तक रहा। शाह आलम द्वितीय का कार्यकाल 1759 से 1806 ईस्वी तक रहा। अकबर द्वितीय
का कार्यकाल 1806 ईस्वी से 1837 ईस्वी तक रहा। अंतिम मुगल सम्राट थे बहादुर शाह जफर, जिसका कार्यकाल 1837 से 1857 तक रहा। अकबर द्वितीय जो थे, उन्होंने राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी थी। अब हम पढ़ते हैं भारत में यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों का आगमन से। 17 मई 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा ने भारत के पश्चिमी तट पर स्थित कालीकट बंदरगाह पहुँच कर भारत एवं यूरोप के बीच नई समुद्री मार्ग की खोज की। इस यात्रा में वास्को डी गामा को गुजराती पथ प्रदर्शक अब्दुल मनीद ने सहयोग किया था। 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर आया। 1509 ईस्वी में अल्फांसो द अल्बुकर्क भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बना। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुयूफ आदिल शाह में से गोवा को जीता था। पुर्तगालियों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कोचीन में खोली। दक्षिणी पूर्वी तट पर पुर्तगालियों की एकमात्र बस्ती सन थोमे थी। पुर्तगालियों के बाद भारत में डच लोग आए। पहला डच यात्री कार्नेलियन हाउटमैन 1596 ईस्वी में भारत के पूर्व सुमात्रा पहुंचा। डचों ने भारत में अपनी प्रथम व्यापारिक कोठी या फैक्ट्री 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में स्थापित की। डचों की दूसरी व्यापारिक कोठी पुलिकट में स्थापित हुई, जहां उन्होंने अपने स्वर्ण सिक्के को ढाला और पुलिकट को ही समस्त गतिविधियों का केंद्र बनाया। अब हम देखते हैं कंपनी और उसके स्थापना क्रम। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी 1498 ईस्वी में स्थापना वर्ष है इसका। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना वर्ष है 1600 ईस्वी। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, इसका स्थापना वर्ष है 1602 ईस्वी। डैनिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना वर्ष है 1616 ईस्वी। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसकी स्थापना वर्ष है 1664 ईस्वी। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसका स्थापना वर्ष है 1731 में। डचों ने भारत में प्रथम बार औद्योगिक वेतनभोगी रखे। डचों का भारत में अंतिम रूप से पतन 1759 ईस्वी को अंग्रेजों एवं डचों के मध्य हुए बेदरा युद्ध में हुआ। 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार पत्र प्रदान किया। प्रारंभ में ईस्ट इंडिया कंपनी में 217 साझेदार थे और पहला गवर्नर टॉमस स्मिथ था। मुगल दरबार में जाने वाला प्रथम अंग्रेज कैप्टन हॉकिंस था, जो जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में अप्रैल 1609 ईस्वी में जहांगीर के दरबार में आया। नोट: भारत आने वाला पहला अंग्रेजी जहाज रेड ड्रैगन था। कैप्टन हॉकिंस चले थे अकबर के दरबार में पहुंचने के लिए, लेकिन 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु हो जाने के बाद वे पहुंचते हैं 1609 ईस्वी में जहांगीर के शासनकाल में। अब हम पढ़ते हैं, नोट पढ़ चुके हैं, उसके बाद पढ़ते हैं। 1611 ईस्वी में दक्षिण पूर्व समुद्री तट पर प्रथम अंग्रेजों ने मछलीपट्टनम में व्यापारिक कोठी की स्थापना की। जहांगीर ने 1613 ईस्वी में एक फरमान जारी कर अंग्रेजों को सूरत में थॉमस एडवर्ड के अधीन व्यापारिक कोठी खोलने की इजाज़त दी। नोट: पूर्वी तट पर अंग्रेजों ने अपना प्रथम व्यापारिक कोठी मछलीपट्टनम में 1611 ईस्वी में खोला, जबकि पश्चिमी तट पर सूरत में 1613 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित की। पहली बार सूरत में 1608 ईस्वी में व्यापारिक कोठी स्थापित करने का प्रयास किया गया था। 1615 ईस्वी में सम्राट जेम्स प्रथम ने सर टॉमस रो को अपना राजदूत बनाकर मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा। सर टॉमस रो फरवरी 1619 ईस्वी तक भारत में रहा। सर टॉमस रो जहांगीर एवं खुर्रम शाहजहां से अंग्रेजों के लिए कुछ व्यापारिक छूट प्राप्त करने में सफल हुआ। 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के सुल्तान ने अंग्रेजों को एक सुनहरा फरमान दिया, जिसके अनुसार अंग्रेज सुल्तान को 1500 पैगोडा वार्षिक कर देकर गोलकुंडा राज्य के
बंदरगाह पर स्वतंत्रतापूर्वक व्यापार कर सकते थे। 1639 ईस्वी में अंग्रेज फ्रांसिस डे ने चंद्रगिरी के राजा से मद्रास पट्टे पर लिया एवं वहीं एक किलाबंद कोठी का निर्माण किया। इस कोठी का नाम फोर्ट सेंट जॉर्ज पड़ा और यही फोर्ट सेंट जॉर्ज कालांतर में कोरोमंडल तट पर अंग्रेजी मुख्यालय है। 1661 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन ऑफ ब्रेगेंजा एवं ब्रिटेन के राजकुमार चार्ल्स द्वितीय का विवाह हुआ। इस अवसर पर दहेज के रूप में पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को मुंबई प्रदान कर दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने मुंबई को 10 पैगोड के वार्षिक किराए पर ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया। 1687 ईस्वी में अंग्रेजों ने पश्चिमी तट पर मुख्यालय सूरत से हटाकर मुंबई को बनाया। नोट: गेराल्ड अर्गेनियर ने मुंबई की स्थापना की। सूरत का प्रेसिडेंट एवं मुंबई का गवर्नर था। बंगाल के शासक शाहजूआ ने सर्वप्रथम 1651 ईस्वी में अंग्रेजों को व्यापारिक छूट की अनुमति दी। इस अनुमति का निशान कहते थे। 1698 ईस्वी में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने 3 गांव सूतीनुती, कालीकट एवं गोविंदपुर की जमींदारी 1200 रुपये भुगतान कर प्राप्त की और यहाँ पर फोर्ट विलियम का निर्माण किया। चार्ल्स आयर फोर्ट विलियम के प्रथम प्रेसिडेंस थे। कालांतर में यही कलकत्ता नगर कहलाया, जिसकी नींव जॉर्ज चारनॉक ने रखी। भारत में फ्रांसीसियों की प्रथम कोठी फ्रैंको कैरो के द्वारा सूरत में 1668 ईस्वी में स्थापित की गई। 1674 ईस्वी में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रैंकोइस मार्टिन ने बालीकोंडापुर के सूबेदार शेर खां लोदी से पुदुचेरी नामक एक गांव प्राप्त किया, जो कालांतर में पांडिचेरी के नाम से जाना जाता है। मतलब पुदुचेरी को पांडिचेरी कहा जाता है। प्रथम कर्नाटक युद्ध 1746 से 1748 ईस्वी में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध से प्रभावित था। 1748 ईस्वी में हुई एला शापल की संधि के द्वारा ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार युद्ध जो था वो समाप्त कर दिया गया और इसी संधि के तहत प्रथम कर्नाटक युद्ध समाप्त हुआ। दूसरा कर्नाटक युद्ध 1749 से 1754 ईस्वी में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले की हार हुई, उसे वापस बुला लिया गया और इसी जगह पर गोडेहू को भारत में अगला फ्रांसीसी गवर्नर बनाया गया। पांडिचेरी की संधि जनवरी 1755 ईस्वी के साथ युद्ध विराम हुआ। कर्नाटक का तीसरा युद्ध 1756 से 1763 ईस्वी के बीच हुआ, जो 1756 ईस्वी में शुरू हुआ सप्तवर्षीय युद्ध का ही एक अंश था। पेरिस की संधि होने पर यह युद्ध समाप्त हुआ। 1760 ईस्वी में अंग्रेजी सेना ने सर आयर कूट के नेतृत्व में वांडीवास की लड़ाई में फ्रांसीसियों को बुरी तरह हराया। 1761 ईस्वी में अंग्रेजों ने पांडिचेरी फ्रांसीसियों से छीन लिया। 1763 ईस्वी में हुई पेरिस संधि के द्वारा अंग्रेजों ने चंद्रनगर को छोड़कर शेष अन्य प्रदेशों को लौटा दिया, जो 1749 ईस्वी तक फ्रांसीसियों के कब्जे में था। ये प्रदेश भारत की आज़ादी एवं फ्रांसीसियों के कब्जे में रहे। अब पढ़ते हैं बंगाल पर अंग्रेजों का आधिपत्य। मुगल साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले प्रांतों में बंगाल सर्वाधिक संपन्न राज्य था। मुर्शीद कुली खान स्वतंत्र शासक था, परंतु वह नियमित रूप से मुगल बादशाह को राजस्व भेजता था। मुर्शीद कुली खान ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की, जो भागीरथी नदी के तट पर था। इसने इजारेदारी प्रथा प्रारंभ की तथा कृषकों को तकाबी ऋण प्रदान करता था। तकाबी ऋण का मतलब है
खेती के लिए आगृत कर्ज। इसका उत्तराधिकारी इसका दामाद शुजाउद्दीन हुआ। 1740 ईस्वी में गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर बिहार के सरसूबेदार अलीवर्दी खां बंगाल का नवाब बना। इसने अपने शासनकाल में मुगलों को राजस्व देना बंद कर दिया। इसके शासनकाल में बंगाल इतना समृद्धशाली बन गया कि बंगाल को भारत का स्वर्ग कहा जाने लगा। इसका उत्तराधिकारी उसका दामाद शुजाउद्दौला हुआ। 20 जून 1756 ईस्वी को काल कोठरी की त्रासदी नामक घटना हुई। इस घटना के रचयिता जेड हॉलबेल के अनुसार नवाब शुजाउद्दौला ने 20 जून को की रात में 146 अंग्रेज व्यक्तियों को एक ही काल कोठरी में बंद कर दिया। मतलब एक ही छोटी सी कोठरी थी, उसी में बंद कर दिया था। अगले दिन सुबह 146 में से केवल 23 व्यक्ति जिंदा बचे थे। प्लासी का युद्ध 23 जून 1757 ईस्वी को अंग्रेजों के सेनापति रॉबर्ट क्लाइव एवं बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ। इसमें नवाब अपने सेनापति मीर जाफर की धोखाधड़ी करने के कारण पराजित हुआ। अंग्रेजों ने मीर जाफर को बंगाल का नवाब बनाया। नोट: प्लासी की लड़ाई में मोहनलाल एवं मीर मदान के नेतृत्व में एक छोटी सेना नवाब के वफादार रही। मीर मदान लड़ते हुए मारा गया। प्लासी भागीरथी नदी के किनारे हुई थी। मतलब जो प्लासी है वो भागीरथी नदी के किनारे है। क्लाइव के हाथों की कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेजों ने 1760 ईस्वी में हटाकर उसके दामाद मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया। मीर कासिम ने अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित कर दिया। नोट: बंगाल की राजधानी का क्रम ढाका, मुर्शिदाबाद एवं मुंगेर। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में अंग्रेजों एवं मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच हुआ। इस युद्ध में भी अंग्रेज विजयी हुए। इस युद्ध में अंग्रेज का सेनापति हेक्टर मुनरो था। अब हम देखते हैं बंगाल के नवाब और उसका कार्यकाल। मुर्शीद कुली खां 1713 से 1727 ईस्वी तक रहा। शुजाउद्दीन 1727 से 1739 ईस्वी तक रहा। सरफराज खां 1739 से 1740 ईस्वी तक रहा। अलीवर्दी खां 1740 से 1756 ईस्वी तक रहा। सिराजुद्दौला 1756 से 1757 तक रहा। मीर जाफर 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा। मीर कासिम 1760 से 1763 ईस्वी तक रहा। मीर जाफर 1763 से 1765 ईस्वी तक रहा। निजाम उद्दौला 1765 से 1766 ईस्वी तक रहा। सैफ उद्दौला 1766 से 1770 ईस्वी तक रहा। मुबारक उद्दौला 1770 से 1775 ईस्वी तक रहा। अब अगले टॉपिक में अंग्रेज़ों के मैसूर से संबंध पढ़ेंगे। और अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।